जब ये पेपर होगा ना तो इतने दिन के टाइम में हमको प्रिपरेशन कैसे करनी है, हमको कैसे अपनी स्ट्रैटेजीज को प्लान करना है। आप अपने टीचर्स के मेंटोरशिप में बिल्कुल अच्छे से रहना, वो आपको गाइड करते रहेंगे कि कैसे प्रिपरेशन करनी है। हम ना तो अपने एग्जाम पेपर की एनालिसिस करते थे, ना तो अपने रॉन्ग क्वेश्चंस की एनालिसिस करते थे। हम बस क्या कर लेते थे, मस्त अपना पेपर देते थे, घर चले जाते थे। जब नीट आता है तो बहुत सारे बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है। तो बर्नआउट नहीं होना है, अपना ध्यान रखना है। हेलो बच्चों, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो अभी अभी हमें एनटीए से नोटिफिकेशन मिला है कि हमारा नीट का एग्जाम कैंसिल हो गया है, तो अब हमें री नीट के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो आज हम लोग बेसिकली इस पूरे के पूरे वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी 7 मिस्टेक्स होती हैं या कुछ मिस्टेक्स होती हैं जो हमें अवॉइड करनी है इस पूरे 45 डेज के पीरियड में, यानी कि अभी जो हमारा एग्जाम आने वाला है। तो एक्सपेक्टेड डेट है हमारा जो नीट का एग्जाम है वो अप्रॉक्स 45 डेज के हिसाब से होगा, यानी कि मिड ऑफ जून में ये पेपर हो सकता है। क्योंकि अगर मिड ऑफ जून में पेपर नहीं हुआ तो ये पेपर जुलाई तक खिंच जाएगा, क्योंकि उसके बीच में नेट यूजीसी का पेपर है। ठीक है, तो एनटीए के शेड्यूल के हिसाब से यही डेट्स हैं जो खाली बच रही हैं, तो मतलब पेपर यहीं पे कहीं इन्हीं डेट्स में लाई करने वाला है। अब यहाँ पर जब ये पेपर होगा ना तो इतने दिन के टाइम में हमको प्रिपरेशन कैसे करनी है, हमको कैसे अपनी स्ट्रैटेजीज को प्लान करना है कि यहाँ पर हम अपना स्कोर इंप्रूव कर सकें। जो भी हमने नीट अभी 2000 ये मई वाला जो नीट है 2026 का, उसमें जो भी हमने स्कोर किया था, अब ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है उन बच्चों के लिए जिनका जो सिलेक्शन है वो कुछ 10, 15, 20 नंबर से रह गया हो। ठीक है, अभी कुछ बच्चे थे जिनका सिलेक्शन हो गया था, तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी की अपना मार्क्स बढ़ा सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों का सिलेक्शन 5 या 10 नंबर से रह गया था। तो वहां पे क्या किया है ना, पहले हम अपने समरी पे फोकस करेंगे, यानी जो तुमने पूरे साल भर अपने चैप्टर्स पढ़े हैं उनकी हम समरी जो भी बनाए थे लास्ट में एंड मिनट रिवीजन के लिए, उस समरी को पढ़ेंगे। उसके अलावा हम कुछ एडवांस लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, थोड़े टफ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। और इसके अलावा हम यहाँ पे डेली टेस्ट करेंगे। ठीक है, अब डेली टेस्ट तो तुम्हारे होंगे ही डेली, तो जब ये डेली वाले तुम्हारे टेस्ट होंगे, इन डेली टेस्ट में तुमको अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। जैसे हम नीट के पहले देते थे, जब हम यहाँ पे नीट हमारा मई में था, उसके पहले हम डेली टेस्ट वगैरह दिया करते थे। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, डेली टेस्ट देंगे। ये जो डेली टेस्ट होंगे, ये जो एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स होंगे, जो समरी हम पढ़ेंगे, इन सारी चीजों से हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी इन 45 डेज में, या फिर इन कुछ टाइम में जो हमें मिला हुआ है, जो हमें एनटीए ने दिया है, इसमें अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने का। इसके अलावा जब भी हम नीट के प्रिपरेशन करते, जो मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे थे वो किसी ना किसी टीचर की मेंटोरशिप में रहते थे, उसके बाद उनको गाइडेंस मिलती थी। तो आप अपने टीचर्स के मेंटोरशिप में बिल्कुल अच्छे से रहना, वो आपको गाइड करते रहेंगे कि कैसे प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या है, कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं इसके लिए, जैसे कि हमें बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि अरे यार फिर से पेपर हो जाएगा, अब हम कैसे करेंगे, या फिर क्यों पेपर हो रहा है, हम तो सब कुछ भूल गए। देखो, हर चीज को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह देखो और अच्छे से उस चीज की प्रिपरेशन करो, एकदम मन लगा करके, और किसी ट्रैप में नहीं फंसना है। क्योंकि जब आप ये 45 डेज का प्रिपरेशन है तो आपके दिमाग में एक तो ड्रॉप आउट वाला चल रहा होगा कि अरे यार नंबर तो आया नहीं है, 10-15 नंबर से रह गया, ड्रॉप आउट कर लेते हैं, और अचानक से भी हो गया कि नीट कैंसिल हो गया है। तो मतलब वो जो ट्रैप है, वो जो दिमाग में फंसा हुआ था ना कि ड्रॉप आउट लेना है या सीयूईटी में जाना है, तो ये सारी चीजों का ना ट्रैप अभी निकाल देना है और हमें बिल्कुल अच्छे से फोकस करना है। ठीक है, हमें अच्छे से फोकस करना है अपने नीट के पेपर पे। इसके अलावा ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि इन 45 डेज में हम किसी भी चीज का रिवीजन कैसे करेंगे। बेटा 45 डेज इनफ है हमारे रिवीजन के लिए, मार्क्स बढ़ाने के लिए, टेस्ट प्रैक्टिस के लिए। सो अच्छे से प्रिपेयर करना, बिल्कुल फोकस रहना हर चीज में। अब हमारा जो आज का मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो ये है कि कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हमें अवॉइड करनी है इस पूरे 45 डेज के टाइम में। सबसे पहली चीज है कि हमको बहुत सारी बुक्स को रेफर नहीं करना है। हमको बायोलॉजी के लिए सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, उससे ज्यादा हमें कुछ नहीं पढ़ना है। बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो भी हमने पूरे साल भर प्रिपरेशन करी थी उसी से बिल्कुल स्टिक रहना है। ऐसा नहीं है कि नीट में मैम हमने ये वाले टॉपिक के क्वेश्चन गलत किए थे तो अब क्या करेंगे, अब हम भर भर के नई नई किताब इसी टॉपिक से पढ़ेंगे ताकि मेरा ये वाला टॉपिक गलत ना हो। वो टॉपिक में तुम इन्वॉल्व हो जाओगे तो बाकी पेपर खराब हो जाएगा। तो इसलिए बहुत सारी बुक्स को रेफर नहीं करना है। वही हमारी जो नीट के पहले वाली बुक्स थी उन्हीं सारी बुक्स से हमको अभी भी प्रिपरेशन करनी है। और पिछली बार हमने क्या किया था, कुछ रिविजन में हमारे कमी रह गई थी। मतलब जब हम क्या करते थे, टेस्ट देते थे, टेस्ट दे करके घर चले जाते थे और उसके बाद में मस्त अगले दिन फिर से टेस्ट देने आ जाते थे। हम ना तो अपने एग्जाम पेपर की एनालिसिस करते थे, ना तो अपने रॉन्ग क्वेश्चंस की एनालिसिस करते थे। हम बस क्या कर लेते थे, मस्त अपना
पेपर देते थे, घर चले जाते थे। तो जो हमने गलती की थी कि हमने रिवीजन को प्लान नहीं किया था, इस बार हम रिवीजन को प्लान करेंगे कि हमको कैसे इतने कम टाइम में 45 डेज के टाइम में रिवीजन को प्रॉपर करना है। तो हम अपना अच्छे से रिवीजन प्लान करेंगे। फेक स्टडी बिल्कुल नहीं करनी है। इसका रीजन है क्योंकि इस टाइम पे क्या है कि बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हैं, वो एकदम बिल्कुल ऐसे डिलेमा में आ गए हैं कि ये हमारे लिए अच्छा है कि बुरा है, क्या करें, अचानक से नीट आ गया, अभी तो नीट दे के आए थे। तो यहाँ पे क्या है, बच्चों के दिमाग में अगर वो फोकस नहीं बनेगा उस चीज के लिए, वो क्लैरिटी नहीं आएगी अपने गोल के लिए, बिल्कुल प्रॉपर यहाँ पे अलाइन नहीं होंगे, तो यहाँ पे फेक स्टडी होगी। मतलब हम कॉपी बुक तो लेके बैठेंगे, लेकिन विल स्पेंड आवर्स विद कॉपीज एंड बुक्स, बट हमारे जो ब्रेन में घुसेगा वो बहुत कम घुसेगा। तो फेक स्टडी बहुत ज्यादा होती है। और ओवर थिंकिंग बहुत बड़ी समस्या है। हम बैठ के सोच रहे हैं अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो कि नीट से भी कम नंबर रीनीट में आए। तो ये सब ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। जिस इंटेंसिटी से हमने नीट के लिए तैयारी की थी, उसी सेम इंटेंसिटी से हमको फिर से तैयारी करनी है, उसी सेम टाइम लैप्स में, उसी सेम स्ट्रैटेजी के साथ, बिकॉज तुम्हारी स्ट्रैटेजीज भी बहुत अच्छी थी। अगर तुमने अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे, या फिर अगर तुम्हारा 10-15 नंबर से रह गया था, तो कुछ नया प्लान करते हैं, कुछ हल्का सा चेंज करते हैं अपनी प्रिपरेशन में, जो हमारा पहले प्रिपरेशन था, और ये मार्क्स को इंप्रूव करके इस बार खुद का सिलेक्शन कर लेते हैं, है ना। ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी है। और ओवर थिंकिंग की वजह से ही बर्नआउट भी होता है। बर्नआउट और भी वजह से होता है, जैसे कि प्रॉपर नींद नहीं लोगे, बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लोगे, अरे मैम 45 डेज ही बचे हैं, कैसे प्रिपरेशन होगी, तो स्ट्रेस आएगा। स्ट्रेस आएगा तो एंजाइटी आएगी, या फिर कुछ भी होगा, नींद नहीं आएगी। तो इन सब चीजों से क्या होगा, बर्नआउट होगा। और अगर आप एक बार थक गए, आपको बर्नआउट हो गया, तो आपको आगे चल करके ना वही जो आपने समय बचाया है पढ़ने के लिए, उसमें आप ओवर थिंकिंग करते रहोगे, या फिर पढ़ने का मन नहीं करेगा, या तो आप बीमार पड़ जाओगे। और एंड मिनट में जब नीट आता है तो बहुत सारे बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है। तो बर्नआउट नहीं होना है, अपना ध्यान रखना है, बिल्कुल काम होकर के, बिल्कुल पेशेंस के साथ में अच्छे से स्लोली तैयारी करनी है, क्योंकि तुमने ऑलरेडी नीट से पहले सब कुछ रिवाइज कर लिया है। अब बस उसको एक एज देना है, उसको शार्प करना है। ओके। और हमको नींद अच्छे से लेनी है। पुअर स्लीप कोई भी तरीका नहीं है। जब बच्चों का नीट का पेपर था, मेरे पास बहुत सारे बच्चे आए थे कि मैम रात में नींद नहीं आ रही है, आई एम ओनली स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, एंड एट द एंड जब नीट आया तो उसके एक हफ्ते पहले उनकी तबीयत खराब हो गई। तो स्लीप प्रॉपर लेनी है, हर चीज एकदम स्ट्रेटेजिकली फॉलो करनी है, क्योंकि तुमने एक बार नीट दे लिया है तो तुम्हें पता है चीजें कि कैसे कैसे होंगी। तो उतनी एंजाइटी इस बार नहीं होनी चाहिए। एंड तुम्हारे को तुम्हारी गलतियां भी पता चल गई हैं, तो इस बार वो गलतियां बिल्कुल अवॉइड करना। अवॉइड मॉक्स। लास्ट ईयर तुमने मॉक्स को बहुत छोड़ा था, ठीक है, तुमको ये अवॉइड नहीं करना है। डोंट अवॉइड, ठीक है। यहां पर तुमने क्या किया था, मैम पढ़ लेते हैं 3 घंटे, मॉक देके टाइम ही तो वेस्ट हो रहा है। बेटा टाइम वेस्ट मॉक देने से नहीं होता है, ठीक है। जो प्रिपरेशन तुमने करनी थी वो कर ली है। अब अभी तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मॉक पे फोकस करना है, मॉक अच्छे से देना है, क्योंकि मॉक से तुम्हें क्वेश्चंस की एनालिसिस मिलेगी। जब तुम्हें क्वेश्चंस की एनालिसिस मिलेगी तो तुम्हें पता होगा कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में, इस पर्टिकुलर पॉइंट में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। और उस प्रॉब्लम को मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर बायो में क्वेश्चन गलत होता है तो हम सीधा जाके उसको एनसीईआरटी से चेक कर लेते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आया था और मैंने ये गलती की है। तो मॉक से तुम्हारा नंबर हमेशा बढ़ता ही है, मॉक से टाइम वेस्ट नहीं होता है। लास्ट वाले पेपर की तरह मत करना कि मॉक छोड़ दिया। यू हैव टू गिव द मॉक, मॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब मॉक दोगे तो इसी की तुम क्या करोगे, इसी की करोगे बेटा एग्जाम में एनालिसिस, ठीक है। जब इसकी एनालिसिस करोगे तो तुम्हें बहुत बढ़िया से अपनी मिस्टेक्स का पता चलेगा, या फिर जो तुमने अभी नीट में जो गलतियां करी थी उन गलतियों को दोबारा से अवॉइड करने के लिए तुमको मॉक जरूर देना चाहिए। एग्जाम पैटर्न के बारे में तुम जान चुके हो, नीट में तुम ऑलरेडी बैठ चुके हो। सो ऑल द बेस्ट फॉर दीज 45 डेज, ठीक है। डू वेल, परफॉर्म वेल एंड कीप डूइंग। थैंक यू।